नमस्कार। काव्य सारांश चैनल में आपका स्वागत है। आजकल के इस व्यस्तता से भरे जीवन में हमारी पहल इस चैनल के माध्यम से देशी और विदेशी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकारों की कालजयी कहानियों पर रेखाचित्र बनाकर उसके सारांश को रोचक और मनोरंजक ढंग से आप तक पहुंचाना है। कहानी के माध्यम से हम उस दौर के देश, काल और वातावरण को जानेंगे तथा उस दौर की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन को समझेंगे और अलग अलग पात्रों के चरित्र और उनके भावप्रवण पक्षों का आनंद प्राप्त करेंगे। कहानियां हमें मनोरंजन के साथ साथ बहुत सी शिक्षाएं भी देती हैं, उन्हें ग्रहण करेंगे। कहानियां काल्पनिक अवश्य हो सकती हैं, पर उनमें अंकित घटनाएं उस युग के यथार्थ को चित्रित करती हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मोटे राम जी शास्त्री। मोटे राम जी शास्त्री कहानी के लेखक भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में इनके द्वारा रची गई रचनाओं में उस दौर की सामाजिक समस्याओं और मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। उन्होंने अपनी लेखनी से जात-पात, कट्टरता, छुआछूत, अंधविश्वास व रूढ़िवाद पर सहज कुठाराघात किया है। इनकी रचनाएं समाज में नैतिकता का संचार करती हैं। मोटे राम जी शास्त्री कहानी में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारत का चित्रण कर समाज में रहने वाले ऐसे मनुष्य का वर्णन किया है जो वास्तविकता से अधिक दिखावे को महत्व देता है और अंत में उसकी क्या गति होती है, यह समझाने का प्रयास किया है। मोटे राम जी शास्त्री कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं। पहले हैं पंडित मोटे राम जी शास्त्री स्वयं, अध्यापन कार्य से उकताकर बिना किसी अनुभव और चिकित्सीय ज्ञान के आप वैद्य के पेशे में हाथ आजमाने के लिए तत्पर हैं। स्वयं को अति चतुर और महाज्ञानी समझने वाले महाशय हैं ये। और दूसरी हैं इनकी धर्मपत्नी, तर्कशील परंतु पति के वाक चातुर्य के आगे स्वयं ही झुक जाने वाली स्त्री। पंडित मोटे राम जी शास्त्री को भला कौन ना जानता था। आप अधिकारियों का मन देखकर काम करते, स्वदेशी आंदोलन के दिनों में उसका भरपूर विरोध करते। स्वराज आंदोलन के समय में आपने अधिकारियों से राजभक्ति का प्रमाण पत्र पा लिया, किंतु फिर भी उनका उद्धार ना हुआ। इतनी चाटुकारिता और जी हजूरी करने के बाद भी उनकी मीठी नींद टूटी और अध्यापन कार्य से अपना पिंड छुटाने का एक अनोखा उपाय सूझा। घर पहुंचते ही धर्मपत्नी से बोले, इन रट्टू तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच गई। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, जीवन यापन का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटे राम, तुम्हें तो हमेशा पेट की ही पड़ी रहती है। ऐसा कोई दिन खाली नहीं गया जब किसी का निमंत्रण ना आया हो, और चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। क्या आज के बाद सारे यजमान मर जाएंगे, मगर जन्म भर पेट ही भरा तो क्या किया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। पत्नी आश्चर्य से, भला वैद्य कैसे बनोगे? वैद्य की पढ़ाई पढ़ी भी नहीं। मोटे राम, वैद्य की पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में वैद्य का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का है। दो चार सीधे साधे रटे रटाए वाक्य बोलने हैं, बस और कुछ नहीं है। आज ही अपने नाम के आगे वैद्याचार्य बढ़ा लूंगा। कौन पूछने जाता है कि तुम वैद्याचार्य हो भी या नहीं। भला किसी को क्या गरज पड़ी है कि मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक बड़ा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा जिस पर लिखा होगा, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसे का हर्र बहेड़ा आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। और हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन अवश्य दूंगा और नोटिस बनवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, यंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के सभी साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों पर इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। देखो, वैद्यक
कैसे चलती है। स्त्री, लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी? मोटेराम, फायदा ना करे तो ना करे, मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वो मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा तो यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे भी विकार शांत हो जाने पर आप ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्य को बिना मांगे यश मिल जाता है। 5 रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य मिलेगा। शेष 4 जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, पर इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित्व बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लंबे लंबे लेख लिख दूंगा। उनमें जहां तहां 2-4 कवित्व भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी शैली में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह ना समझना कि मैं इतने दिनों में केवल तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता का मूल मंत्र ज्ञात हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला गहने क्या पहनूंगी, ना अब वह अभिलाषा ही है। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती, कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटेराम, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्खा हो। अरे, वैद्यों के लिए इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म ही रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियां बोतलें हों। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे ज्ञान है, यह तो तुम्हें ही पता है। आज भूखंड पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पार पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवित्व चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आया जाया करेंगे। बस वही मेरे दलाल होंगे, उन्हीं के मार्फत रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान पर मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं बल्कि जीवा शक्ति के बल पर धड़ल्ले से वैद्यक करूंगा। तुम देखती तो जाओ। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है जी कि कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से ना चले जाएं। ना इधर के रहो ना उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना ही लिखा है और चारों ओर ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे। मोटेराम, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि वहां भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और ना ही हो सकते हो वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर ना बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटेराम, आखिर मेरी जीवा शक्ति कब काम आएगी? स्त्री, किसी रईस का मुंशियाना क्यों नहीं कर लेते? जहां 2-4 सुंदर कवित्व सुना दोगे वह खुश हो जाएगी और कुछ ना कुछ दे ही मरेगा। वैद्य का ढोंग क्यों रचाते हो? मोटेराम, मुझे ऐसी विद्याएं आती हैं कि वैद्य के बाप दादा को भी ना आती होंगी और सभी वैद्य 1-1, 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, उस पर सवारी का किराया अलग से। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य होंगे, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया, बोली, इतनी देर से तुमने पहली बार मतलब की बात कही है, मगर यह समझ लो कि यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर चलना पड़ेगा। मोटेराम हंसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना, साल भर में वहां धाक बांध दूंगा कि सारे वैद्य गर्त हो जाएंगे।
मुझे और भी कितने ही ऐसे मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना किसी की चिकित्सा नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जब तक रोगी और रोग की प्रकृति को भली भांति ना पहचान लूं, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री की बाँछें खिल गईं। बोली, अब मैं तुम्हें मान गई। अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। मगर गरीबों के साथ यह मंत्र ना चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। वैद्याचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के तो भाग्य ही जाग गए, क्योंकि पंडित जी उन्हें कवित्व सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियां खिलाते। और ऐसे रईस जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती थी, उनकी प्रशंसा के पुल बांधते न थकते थे। साल ही भर में पंडित जी की वैद्यकी का वह रंग जमा कि क्या आचार्य और क्या ही विशारद उनके सामने टिक पाते। ऊपर से गुप्त रोगों की चिकित्सा भी वे करते, तो विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में अपनी आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने कुछ समझते ही ना थे, परंतु पंडित जी की स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले से दूर रहना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मगर होनी तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते और रानी साहिबा भी उन्हें एक क्षण के लिए भी अपने पास से न हटना देना चाहती थी। पंडित जी के पहुंचने में देरी हो जाती तो रानी साहिबा बेचैन हो जाती। एक मोटर गाड़ी पंडित जी के द्वार पर खड़ी ही रहती थी। अब पंडित जी ने भी खूब कैंचुली बदली थी। तंजेब की अचकन पहन बनारसी साफा बांधते और पंप के जूते डालते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर घूम फिर आया करते थे। कई मित्रों को तो पंडित जी ने रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया था। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर रानी का चंट सेवादार कुछ और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी एक हाथ से रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पकड़ नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे। इतने में कई आदमी सोटे लेकर कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। पंडित जी को बेभाव पड़ने लगे। यों तो पंडित जी दमखम के आदमी थे और गुप्ती अपने साथ भी रखते थे, परंतु जब धोखे से कई आदमियों ने उन्हें अकस्मात धर दबाया तो बेचारे क्या करते, कभी इसके पैर पकड़ते तो कभी उसका हाथ। हाय हाय, एक शब्द निरंतर उनके मुंह से निकल रहा था, परंतु उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया ना आती थी। एक आदमी ने तो उनके कूल्हे में लात जमा कर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। तो दूसरा बोला, इसके मुंह पर कालिक और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा कहने लगा, क्यों वैद्य जी, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह पर कालिक लगवाओगे? मोटेराम, हाय हाय मर गया, जो चाहे करो पर नाक ना काटो। एक बोला, अब तो फिर यहाँ ना आवेंगे। दूसरा बोला, आज ही लखनऊ से रफू चक्कर हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित जी सरकार, आज ही चला जाऊंगा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, आप मेरी यहाँ सूरत अब कभी ना देखेंगे। तीसरा बोला, अच्छा भाई, सब लोग 5-5 लातें लगाकर छोड़ दो। मोटेराम, अरे सरकार मर जाऊंगा, अब दया करो। चौथा बोला, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो जाओ। पंचलाती पड़ने लगी, धमाधम आवाज आने लगी। मालूम होता नगाड़े पर चोट पड़ रही है, पर धमाके के बाद एक बार लयबद्ध हाय की आवाज निकल आती थी, मानो उसकी ही प्रतिध्वनि हो। पंचलाती पूजा के बाद मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बिठाकर घर भेज दिया गया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातः काल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो यही इलाज फिर किया जाएगा।
मोटे राम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर पहुंचे और धम्म से चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबरा कर पूछा, अरे तुम्हारा यह हाल किसने किया? हाय हाय, यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? मोटे राम, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी बहुत रबड़ी ना खाओ। लवण भास्कर, चूर्ण ले आऊं? मोटे राम, हाय, दुष्टों ने मार डाला। उसी चांडालिनी के कारण मेरी यह दुर्गति हुई। मरते मरते सबों ने मारते मारते सबों ने मेरा कचूमर निकाल दिया। स्त्री, तो यह कहो पिटकर आए हो? हाँ, पिटे तो हो। अच्छा हुआ, हो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम तो अलंकार के ज्ञाता हो। मोटे राम, हाय हाय कुलटा, तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी। मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे ठेला वेला लावे, रातों रात लखनऊ से रफू चक्कर होना है, नहीं तो सवेरे प्राण ना बचेंगे। स्त्री, नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खा लो। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे, पर नहीं, वैद्य बनेंगे। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर न भूलोगे। रानी कहाँ थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की? मोटे राम, हाय हाय, वह चुड़ैल तो उसी क्षण भाग गई। उसी के कारण मेरी यह दशा हुई, नहीं तो उसकी चिकित्सा करता ही क्यों? स्त्री, तो तुम तकदीर के खोटे हो, तो तुम तकदीर के खोटे। कैसी वैद्य की चल निकली थी, मगर तुम्हारी करतूतों के कारण सब गुड़ गोबर हो गया। आखिर फिर वही पढ़ौनी करनी पड़ेगी। हुए ना तकदीर के खोटे। प्रातः काल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था, उस पर सारा सामान लद रहा था। अब तक मित्रों में एक भी नजर न आया था। पंडित जी पढ़े करा रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। मित्रों, जीवन में बिना संपूर्ण जानकारी के या ज्ञान के कोई भी कार्य करना जोखिम भरा हो सकता है। अति उत्साह और लालच के वशीभूत होकर लिया गया कोई भी निर्णय क्षणिक लाभ तो दे सकता है, परंतु अंत में दुर्गति का कारण बनता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।